स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब पढ़ी थी तो वहाँ हमने पढ़ा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड को हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। इसी रिजल्ट से हम ये भी लिख सकते हैं कि E और F के साथ साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो PF मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड लिखी जा सकती। E और F के साथ साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम EF से भी लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग आप ये भी समझ सकते हैं कि पी एफ मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, यानी ए और एफ दो इवेंट्स के साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप एक इवेंट लें और दूसरी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें। यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई की प्रोबेबिलिटी ले लें और उसको मल्टीप्लाई कर लें एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये तो दो इवेंट की बात है। अगर दो से ज़्यादा इवेंट भी अगर हमारे पास आ जाती हैं, मान लेते हैं हमारे पास 3 इवेंट हैं एक साथ हो रही हैं, तो इन तीनों इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी, एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी है, उसको आप लिख सकते हैं पहली इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब पहली हो चुकी है, और इनटू में तीसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जबकि इससे पहले 2 इवेंट हो चुकी हों। तो ये इससे ज़्यादा इवेंट्स के लिए भी हम मल्टीप्लिकेशन लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। ये तो थी मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात। अब बात करेंगे हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। अगर 2 इवेंट्स या ज़्यादा इवेंट ऐसी हों कि एक के होने का दूसरी इवेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो ऐसी इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। जैसे अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें, हम 3 बार टॉस करते हैं, पहली बार हेड आ रहा है और दूसरी बार भी हेड आ रहा है, तो इससे जब दूसरी बार हेड आ रहा है तो वो रिजल्ट इससे प्रभावित नहीं होता कि इससे पहले वाले टॉस में भी हेड ही आया था। तो ये दोनों इवेंट, पहले थ्रो पर पहले टॉस पर हेड आना और दूसरे टॉस पर हेड आना, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर मेरे पास एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल हैं और 7 ब्लैक बॉल हैं, मैं एक इवेंट को डिफाइन करता हूं ए को कि 2 रेड बॉल्स निकाली जाती हैं, एक एक करके निकाली जाती हैं, लेकिन निकालने के पहली बॉल जब हम निकालते हैं तो उसका कलर देख के वापस रिप्लेस कर देते हैं। तो अब रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, पहली बार अगर मैं रेड बॉल निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/12 होगी, और दोबारा भी अगर मैं रेड बॉल निकालता हूं और उसको रिप्लेस कर देता हूं तो भी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, जबकि हमने पहले भी रेड बॉल निकाली होगी तो भी 5/12 ही है, क्योंकि यहां पर
हमने देखा कि जैसी कंडीशन पहले थी वही कंडीशन दोबारा बना दी गई। तो ऐसी इवेंट्स जिसमें एक इवेंट के होने का दूसरी इवेंट के होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ऐसी इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। अब थ्योरेटिकली हम कैसे पहचान करेंगे कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं? तो ये अगर हम देखना चाहते हैं कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं, तो अगर E और F इंडिपेंडेंट हों तो ऐसी स्थिति में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करें E की, तो क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो F से प्रभावित नहीं होगी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E भी E के बराबर ही होगी। और इस स्थिति में अगर मैं E इंटरसेक्शन F फाइंड करता हूं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमने पहले लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F PF इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो PF, लेकिन क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ऐसी स्थिति में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ E दोनों सेम ही होंगे। तो यानी यही इसकी पहचान भी है। अगर E और F दो इवेंट्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो probability of simultaneous happening of the events will be equal to product of events, probability of events। यानी कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी उन दोनों के अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, अदरवाइज वो डिपेंडेंट है। तो इन इवेंट्स के बारे में और जानने के लिए अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जो दूसरी एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज 13.2 से जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक इवेंट है A जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है वो 3/5 है, और दूसरी इवेंट B है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। हमें A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जबकि ये हमें गिवन है A और B इंडिपेंडेंट। तो अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से तो हमें मिलेगा 3/25। तो ये तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड्स किसी पैक से निकाले जाते हैं लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है। तो ये जो कार्ड हैं वो 52 कार्ड्स में से निकाले जा रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। हम यहां पर 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं। शुरू में जो हम पहला कार्ड निकाल रहे हैं, मान लेते हैं इस इवेंट को हम कह रहे हैं A, तो हम इवेंट A को डिफाइन करते हैं कि कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। पहला जो हमने कार्ड निकाला है वो ब्लैक है। जो कार्ड हम निकाल लेते हैं उसको हम रिप्लेस नहीं करते, विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब उसके बाद हम एक कार्ड और निकालते हैं। अब जो मैं कार्ड निकाल रहा हूं वो कार्ड
पहली इवेंट के होने के बाद निकाला गया है। तो मैं इस इवेंट को B/A का नाम दे देता हूं। तो ये आप और स्पेसिफाई करने के लिए कह सकते हैं कि फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक और B/A का मतलब है सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी probability of A multiplied by conditional probability of B when A has occurred। पहले हम एक कार्ड निकालते हैं और वो कार्ड ब्लैक हो। आप जानते हैं जो 52 कार्ड्स होते हैं उनमें से 26 ब्लैक होते हैं, 26 ही रेड होते हैं। तो ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 26/52 होगी। उसके बाद में आपने एक कार्ड जो ब्लैक निकाला था उसको बाहर रख दिया। अब आपके पास में ब्लैक कार्ड्स 25 रह गए हैं, लेकिन टोटल कार्ड्स भी जो हैं वो अब 51 हैं। तो आप B/A की जो प्रोबेबिलिटी है उसे लिखेंगे 25/51। सिंप्लीफाई करने के लिए 26 और 52 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 1/2 इंटू 25/51 यानी 25/102। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि हम दो कार्ड निकालें बारी बारी से विदाउट रिप्लेसमेंट और दोनों ब्लैक निकले। उसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन है बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges which are drawn without replacement. So if all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges out of 12 are good and 3 are bad will be approved for sale। हमें इस क्वेश्चन में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें टोटल ऑरेंजेस 15 हैं। इनमें से जो अच्छे ऑरेंजेस हैं वो 12 हैं और बैड ऑरेंजेस हैं 3। अब ये जो बॉक्स है ऑरेंजेस का, इसको हम बेचने के लिए अप्रूव तभी करते हैं कि जब हम उस बॉक्स में से 3 ऑरेंजेस निकालते हैं, एक एक करके निकालते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालते हैं। अगर वो तीनों अच्छे हैं तो ही उस बॉक्स को बेचने के लिए अप्रूव किया जाता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूवल हमें यहां फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूवल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूवल का मीनिंग हुआ कि जो हमने 3 ऑरेंजेस निकाले वो तीनों बढ़िया थे। इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गुड ऑरेंजेस। तीनों ऑरेंजेस बहुत अच्छे हों तो ही हम उसको अप्रूव करते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं कि हमने पहला ऑरेंज निकाला, उस समय कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही थी, लेकिन जब दूसरा ऑरेंज निकाला जिसे हम कह रहे हैं बी इवेंट, जबकि ए हो चुकी है, क्योंकि दूसरा हम ऑरेंज उस समय निकालेंगे जबकि आपने एक ऑरेंज निकाल कर बाहर रख दिया है। इनटू में
तीसरा ऑरेंज निकाला, जबकि ए और बी आप उससे पहले इवेंट को पूरा कर चुके हैं। यानी इसका मीनिंग हुआ कि तीसरा इवेंट ऑरेंज हमने तब निकाला इससे पहले कि 2 ऑरेंजेस निकाल कर बाहर रख दिए गए। अब हमने पहला ऑरेंज निकाला और वो अच्छा निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 12/50। अब एक ऑरेंज बाहर रख दिया जाएगा। अच्छा, पहले 12 ऑरेंज बढ़िया थे, अब 11 रह गए, लेकिन टोटल भी एक कम हुआ, टोटल में से अब 14 रह गए हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 11/14। अब एक और ऑरेंज निकालना है, लेकिन 2 ऑरेंजेस तो हम निकाल कर बाहर रख चुके हैं, उनमें से 2 हमारे अच्छे ऑरेंज भी खत्म हो गए हैं, यानी अच्छे ऑरेंजेस अब 10 रह गए हैं। पहले टोटल 15 थे, उसमें से हमने 2 कम भी कर दिए हैं, तो अब मेरे पास बढ़िया वाले ऑरेंज रह गए हैं 10, जबकि टोटल जो ऑरेंजेस अब मेरे पास बच रहे हैं, अवेलेबल हैं निकालने के लिए 13, क्योंकि 2 ऑरेंजेस हम कम कर चुके हैं। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यही इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जिसमें हमें ये चेक करना है कि 2 इवेंट्स जो हमें गिवन है क्या वो इंडिपेंडेंट है। तो 4th क्वेश्चन है ये, ए फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। Let A be the event, head appears on the coin। यहाँ हम लिख लेते हैं A क्या है, head on the coin, और B इवेंट है नंबर is। सॉरी, जो इवेंट A है वो है हेड ऑन द कॉइन और B है 3 ऑन द डाई। तो ये दोनों इवेंट्स को हमें चेक करना है, क्या ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। जो शुरुआत की गई थी एक्सपेरिमेंट में, वहां पर एक फेयर कॉइन और अनबायस्ड डाई को थ्रो किया गया। तो जो सैंपल स्पेस था वो इस प्रकार से बनेगा। पहले यहां पर 2 वर्ड्स आ रहे हैं, फेयर कॉइन, अनबायस्ड डाई। हम इनको थोड़ा समझ लें। फेयर कॉइन का मतलब एक ऐसे कॉइन से है जिसका रिजल्ट हेड या टेल में से ही आना है, और दोनों के हेड आने के और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो सेम है, 1/2 ईच। और अनबायस्ड कॉइन का, अनबायस्ड डाई का मीनिंग भी यही है कि जो डाई हम यूज कर रहे हैं उससे मिलने वाले रिजल्ट सभी इक्वली लाइकली हैं, यानी किसी भी नंबर विशेष का आने का प्रोबेबिलिटी ना कम है ना ज़्यादा है, सभी की प्रोबेबिलिटी इक्वल है आने की। तो जो सैंपल स्पेस बनेगा, हम पहले कॉइन को टॉस करते हैं तो हो सकता है हेड आएगा और उसके बाद नंबर उस पर 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस। इस पर टेल भी हमें मिल सकता है, तो 6 केस ये भी बनते हैं, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। A और B इवेंट्स यहाँ डिफाइन की हुई हैं और हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं एक ही फेवरेबल केसेस की बात करता हूँ तो हेड आना चाहिए कॉइन पर, तो ऐसे 6 केसेस हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। बी के फेवरेबल आउटकम्स होंगे, डाई पर 3 आए, और ऐसी 2 स्थितियां हैं, ये 3 हेड के साथ भी आ सकता है और टेल के साथ भी आ सकता है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो हमें मिलेगा H3
अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करें। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारे सैंपल स्पेस में 12 केसेस और ए में हमारे पास में 6 केसेस हैं। तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/12 है या 1/2 भी आप इसको कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर हम बात करेंगे तो 12 में से 2 केसेस 2/12 यानी 1/6 हैं और ए इंटरसेक्शन बी में केवल एक ही फेवरेबल केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं 1/12 है। और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट्स के इक्वल है। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों इवेंट्स यानी ए और बी की प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसका मीनिंग है कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यही हमें डिसाइड भी करना था कि इवेंट्स किस प्रकार की हैं। अब उसके बाद में जो हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 इसके जैसा ही है। 6th क्वेश्चन में हम लेते हैं ई और एफ की प्रोबेबिलिटीज के बारे में जानकारी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/10 है और इन दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ जिसे कहते हैं वो 1/5। हमें डिसाइड करना है कि क्या ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो इसके लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ पी ई और पी एफ हम फाइंड कर लें तो 3/5 और 3/10 का हमें प्रोडक्ट करना है, ये 9/50 होगा। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आते, ये ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो इवेंट हैं ई और एफ वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बड़े आसानी के साथ यहाँ पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। अब 7वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में बात की गई। हमें एक इवेंट ए दी गई, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/2। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें बताई गई कि 3/5 है और बी की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम नहीं है, सपोज ये स्मॉल p गिवन है। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है दो स्थितियों में। पहली स्थिति है कि अगर a और b म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इफ a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के साथ साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 होगी। और ऐसी स्थिति में हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B के ये इक्वल होता है। A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 3/5 है, A की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, B की प्रोबेबिलिटी P है, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो P की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ये होगी 3/5 -1/2।
यानी 6 माइनस 5 यानी 1/10। तो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ऐसी स्थिति में तो आप कह सकते हैं कि P की वैल्यू होगी 1/10। लेकिन एक और यहाँ प्रॉब्लम पूछी गई है कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ऐसी स्थिति में P की वैल्यू क्या होगी। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, तो ऐसी स्थिति में जब ये इंडिपेंडेंट होंगे A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी PA और PB के प्रोडक्ट के बराबर है। PA तो हमें गिवन है 1/2 है, लेकिन PB की प्रोबेबिलिटी P है, यानी ये P/2। एक बार फिर हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो A की जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है, लेकिन B की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, वो P है, और A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करा P/2, और A यूनियन B हमें दिया हुआ था 3/5। तो 1/2 जब आप P माइनस P/2 करेंगे तो मिलेगा P/2, ये वैल्यू है 3/5 के बराबर। तो P/2 को आप लिख सकते हैं 3/5 माइनस 1/2। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 6 माइनस 5 यानी 1/10। तो ये P/2 की वैल्यू है, तो P की वैल्यू होगी 2/10 यानी 1/5। तो अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो उस समय P की वैल्यू होगी 1/5, और अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ऐसी स्थिति में P की वैल्यू थी 1/10। तो आज प्यारे बच्चों हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया है। इनके बारे में हम और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।